नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 6 जो है उसकी स्टडी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ समस्याएं जो हैं वो आपके सामने जैसे आ रही हैं, आपका कमेंट वगैरह जो है वो पढ़ने के बाद में जैसे पता चला है, उसमें जैसे आपने कहा है कि नोट्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जिसके कारण से प्रेशर जो है वो आप अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन आप उनमें एक चीज़ सीधे क्लियर जो है वो ध्यान में रखें कि जो भी नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है केवल हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब के लिए है ये। जो भी नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो जो भी चैप्टर शुरू होता है उसकी शुरुआत में ही आपको सारे नोट्स वो एक साथ अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, ताकि आपके पास वो एक साथ एक फाइल के रूप में स्टोर रहें। लेकिन आप जब उनको नोटबुक में नोट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप वो पूरे चैप्टर जो है वो एक साथ नोट करें। जो टॉपिक आपको करवाया जाता है उसको आप क्लास में जो ये क्लास जो होती है उसको आप उसमें स्टडी करें, उसको पढ़ें और उसके बाद में उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। केवल वो चैप्टर जो है, केवल वो जो टॉपिक बताया जाता है केवल उसको ही नोट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सारा जो है वो आप एक साथ ही नोट करें। इसके अलावा यदि कुछ बीच में छूट जाता है, रह जाता है, तो संडे का दिन जो है वो आपको मिलता है, तो उस दिन जो आपका बचा हुआ काम है उसको आप नोट कर लें, या फिर उस दिन आप रिवीजन वगैरह जो है वो करते रहें। इसके अलावा पहले यदि हम आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध करवा देते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो है वो पहले थोड़ा उसको देख लेते हैं, या लगभग सभी के लिए है ये, थोड़ा सा जो है वो उसको पढ़ लिया जाए कि आज टॉपिक जो है वो ये करवाया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है। उसको एक बार आप थोड़ा पढ़ के और फिर उसके बाद में आप क्लास देखते हैं और फिर उसको नोटबुक में नोट करते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है और आसानी से याद करने में भी उसके याद करना जो है वो भी उसमें आसान रहता है। तो ये आपकी सुविधा के लिए करवाए जा रहे हैं। आप अन्यथा प्रेशर या अतिरिक्त बर्डन जो है वो अपने दिमाग पर इसमें ना लें कि हमें काम जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इनको नोटबुक में नोट करते रहें। हालांकि नोटबुक मोबाइल से आप उसमें नोट करते हो तो बीच में जैसे दोबारा से मोबाइल को शुरू करना होता है एक बार देखने के बाद में, इतना इजी तो नहीं रहता है जितना कोई बोल बोल कर जो है वो आपको बताया जाए उसको आप नोट करें। लेकिन फिर भी जैसा भी है उसको आप देख के और उसके अनुसार जो है वो नोटे करते रहें, तो इनमें शायद आपको ये समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा और भी कोई समस्या वगैरह आती है तो वो कमेंट करके जो है वो साथ में बताते रहें। कोई प्रश्न वगैरह आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप साथ में कमेंट जो है वो कर दें, ताकि उसका हल जो है वो अगली क्लास जो है उसमें बताया जा सके। या आप पर्सनली जो है वो अशोक जी को फ़ोन कर सकते हैं, या उनको उनके जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हैं उनके ऊपर वो कमेंट वगैरह पे उनको बता सकते हैं। तो इसके बाद में हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास बायोलॉजी में चैप्टर 6 में जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम पढ़ते हैं, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, जो है एसेंट ऑफ ए सेप। अब एसेंट ऑफ सेप जो है वो पहले होगा क्या, उसकी डेफिनेशन देखें। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, दो पार्ट इसमें हमने पढ़ लिए थे कि वाटर जो सोइल में प्रेजेंट होता है, सोइल वाटर, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती है। रूट हेयर सेल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में रूट हेयर सेल जो है वो उसको पहुंचा देती है कहाँ पर है, अंदर जाइलम तक। ये लेटरल फ्लो होता है वाटर का। और उसके बाद में जाइलम में जो वाटर है वो फिर ऊपर की ओर रूट जाइलम से लेकर, रूट का जो जाइलम है, शूट में, स्टेम, ब्रांच, लीफ में, पेटियोल, और उसके बाद में लीफ वेन्स में जो जाइलम है, ये सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये वाटर जो है वो क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, ये मूव करता है या फ्लो करता है। यही फ्लो जो है, अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला जो मूवमेंट या फ्लो है, वही क्या है, एसेंट ऑफ सेप। तो सीधा सा हो गया, द अपवर्ड फ्लो या द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रूट टू शूट अपेक्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होता है एसेंट ऑफ सेप। इसलिए क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एसेंट ऑफ ए सेप। तो सीधा सा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, या कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट अपेक्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सेप। इसके बाद में मैकेनिज्म यदि हम देखें एसेंट ऑफ सेप के, तो इसमें मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब ये होगा
कि वाटर मॉलिक्यूल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते कैसे हैं। सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर या उससे ज्यादा क्वांटिटी में फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ेंगे। अब इस कंडीशन में ये प्रेशर या ये फोर्स जो है वो कौन सा क्रिएट होता है या कहां से क्रिएट होता है जो इस वाटर मॉलिक्यूल को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपवर्ड फ्लो करवाता है या अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। तो इसको समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। इनके अनुसार 3 थ्योरीज हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ये कहती है कि प्लांट में जो लिविंग सेल्स होते हैं, उन लिविंग सेल्स में एक वाइटल फोर्स क्रिएट होता है, एक जैविक बल क्रिएट होता है, और वो वाइटल फोर्स जो है वो इस तरह का प्रेशर उत्पन्न करता है जिसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसेंट ऑफ शेप जो है वो किसके कारण से होता है, वाइटल फोर्सेस के कारण से होता है, या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वाइटल फोर्स से। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसको मानने वाले कई सारे साइंटिस्ट हैं, हालांकि इसका केवल ऐतिहासिक महत्व ही है, ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। इनमें 2 साइंटिस्ट मेनली आते हैं, एक गोडलेवस्की और एक सर जेसी बोस जो एक इंडियन बोटनिस्ट थे। गोडलेवस्की की जो थ्योरी है वो रिले पंप थ्योरी है, केवल नाम ध्यान में रख ले, रिले पंप थ्योरी प्रोपोनेटेड बाय द गोडलेवस्की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू गोडलेवस्की, the rhythmic pulse, the periodic change in a atmospheric pressure of xylem parenchyma and ray parenchyma। xylem और इसके पास में जो xylem में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिसको हम xylem parenchyma कहेंगे, या xylem के बीच में जो रे इनिशियल पेरेनकाइमा होते हैं, उन सेल्स में क्या होता है, उनके अंदर एक पीरियोडिक चेंजेस जो है वो आता है, और पीरियोडिक चेंजेस जो उनमें ओपी जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें आता है, जैसे बीच में रे पेरेनकाइमा की ये सेल्स है, इसमें ओपी जो है वो क्या हो गया, लो, इसमें ओपी हाई हो गया तो वाटर ऊपर चलेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर ऊपर चलेगा। इसके कारण से ये लगातार ऊपर की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते रहते हैं। लेकिन ये यदि देखा जाए तो रे पेरेनकाइमा या पेरेनकाइमेटस सेल्स का इसमें रोल ही नहीं होता है, इसलिए थ्योरी जो है वो अमान्य मानी जाती है, क्योंकि एसेंट ऑफ शेप जो है वो होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, या कह सकते हैं जाइलम में भी किसके थ्रू, वेसल और ट्रेकेड के थ्रू, और वो जो है वो डेड सेल होते हैं, तो वहां पर वाइटल फोर्स काम ही नहीं कर सकता, इसलिए रिले पंप थ्योरी जो है वो पूरी तरह से अमान्य है। इसके बाद में दूसरी जो थ्योरी है वो है जेसी बोस की थ्योरी, जिसे पल्सेशन थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने डेस्मोडियम गायरेंस इंडियन टेलीग्राफ प्लांट होता है उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये शो किया था कि प्लांट में जो जाइलम है उस जाइलम के बाहर की तरफ जो कोटेक्स होता है, उस कोटेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसकी सेल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये वेसल या ट्रेकेड हो गई, तो या उनके पूरे ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो हो गया। इसके बाहर की तरफ यहाँ पर क्या है, ये कोर्टिकल सेल्स हैं। तो इनर मोस्ट कोर्टिकल सेल जो होते हैं इसमें रिदमिक पल्सेशन होता है, ये पल्स करती है, धड़कती है, जैसे हार्ट धड़कता है उसी तरह से। और इस पल्स के कारण से क्या होता है, इसमें जो वाटर भरा हुआ है वो ऊपर चढ़ता है। जैसे हमारी जो वेन्स वगैरह होते हैं उनमें ब्लड का फ्लो होता है हार्ट के पल्सेशन के कारण से, उसी तरह से हार्ट का काम कौन करता है यहाँ पर, कोर्टेक्स, इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने इंडियन टेलीग्राफ प्लांट या डेस्मोडियम गायरेंस जो है उसके ऊपर अपना ये प्रैक्टिकल करके ये अपनी थ्योरी दी थी। हालांकि वो इसको पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए ये थ्योरी जो है वो भी केवल हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस रखती है, ये भी ज्यादा इसको क्लियरिफाई नहीं करती है। तो इसमें केवल इतना सा ध्यान में रखें, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसमें कौन सी थ्योरीज कंसिडर की जाती है, गोडलेवस्की और जेसी बोस की थ्योरी। जेसी बोस की थ्योरी है पल्सेशन थ्योरी, गोडलेवस्की की थ्योरी जो है वो है रिले पंप थ्योरी। इसके बाद में दूसरी जो थ्योरी है उस पर हम आए, वो है रूट प्रेशर थ्योरी। अब रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो क्या है, उसके लिए पहले हमें रूट जो है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और वो भी कौन सा, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, उसकी हम बात करें। अब एक रूट के अंदर यदि हम देखें तो सबसे बाहर वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करती है, रूट हेयर सेल्स। इन रूट हेयर सेल्स के अंदर की तरफ जो है इनर डायरेक्शन में वहां पर हैं कोर्टेक्स सेल्स। कोर्टेक्स सेल्स के बाद में एंडोडर्मिस सेल्स, और एंडोडर्मिस सेल जो है
उनके बाद में आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ होगा इनमें फ्लोएम सेल्स के बाद में कैम्बियम सेल्स, और उसके बाद में क्या है ये जाइलम ट्रेकिडोरे वेसल्स, जो एक ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो पूरा इसके अंदर बनाते हैं। अब यहाँ पर इन जाइलम सेल्स में या जाइलम की जो वेसल्स होते हैं उनमें सैप जो है वो भरा हुआ होता है या सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इनमें वाटर भी होता है और साथ में क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। वाटर और मिनरल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर ये रूट सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वो भी कैसे, एनर्जी खर्च करके। या तो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा ही अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आते हैं। या फिर वाटर कंसंट्रेशन यहाँ कम है तो यहाँ पर ओपी जो है वो क्या है, मोर, अधिक है। वाटर कंसंट्रेशन से जस्ट उल्टा होता है ओपी, तो ओपी या डीपीडी जो है वो यहाँ की हाई है। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर ओपी से हाई ओपी की ओर या लोअर डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यदि बढ़ गई तो इसकी तुलना में ये जो ए सेल, फर्स्ट सेल है कोटेक्स की, इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इसकी तुलना में कम हो गई। जैसे मान लें इसमें भी 100 थे पहले, इसमें भी 100 थे, 100 100 मोल्स जो है वो इनमें प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल इसमें आए तो इसमें मान लें 120 मोल्स ऑफ वाटर हो गए, यहाँ पर है 100, तो इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे। अब इसमें बढ़ गए तो फिर इसमें जाएंगे। इस तरह से एक लगातार जो है वो एक फोर्स बनता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोप्लाज्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें, और वो फ्लो इनवर्ड फ्लो जो है वो क्या करता है, जाइलम तक पहुंचता है, और उसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल इंटर होते हैं कहाँ पर, जाइलम में। अब यहाँ पर इस जाइलम की वेसल में यदि वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो इसके कारण से ये प्रेशर क्रिएट करेंगे किस पर, इसमें जो सैप है या सोल्यूशन है उस पर, और उसके कारण से ये ऊपर चढ़ेगा, और ये लगातार जो है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में। इस तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया, और यही पॉजिटिव प्रेशर है वही क्या है, रूट प्रेशर कहलाता है। तो रूट प्रेशर का जो कारण है वो क्या है, रूट प्रेशर का कारण ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स की का एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट सेल्स में, उसके कारण से रूट की एपिब्लेमा या एपिडर्मल सेल में, उसके कारण से एपिडर्मल सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और दिस इंक्रीजमेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स अप्लाई ए फोर्स on water molecules by which water molecules moves from a epidermal cell to cortical cells, and by which a flow continues to the xylem vessels, and by this process in xylem vessels a positive pressure creates that works इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में एक पॉजिटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, और उसके कारण से जो रूट प्रेशर, जिसको हम रूट प्रेशर कहेंगे, यही रूट प्रेशर जाइलम में लास्ट में ऊपर तक काम कर जाएगा, और उससे वाटर जो है उसका ऊपर चढ़ना होता रहेगा। यही क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी। लेकिन इसकी भी एक कमी है, एक सबसे बड़ी कमी तो यह है कि मैक्सिमम यदि देखा जाए किसी प्लांट में, ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग रूट प्रेशर जो क्रिएट होता है इसको मैनोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर से हम इसको माप सकते हैं या मेजरमेंट कर सकते हैं इसका। तो मैनोमीटर से जब इसका मेजरमेंट किया जाता है तो उसके बेसिस पर यह पाया गया कि मैक्सिमम रूट प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही हो सकता है। अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके कारण से इसकी कुछ लिमिट बन जाती हैं। ये छोटे प्लांट जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स या हर्ब्स जो होते हैं, उसमें तो ये काम कर जाता है, लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं उनके अंदर ये इतना प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता, जिसके कारण से कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की ओर लगातार चढ़ते रहें। तो ज्यादा हाइट वाले जो प्लांट हैं उसमें ये काम नहीं करता, या उसमें ये एसेंट ऑफ सैप जो है उसकी मैकेनिज्म को शो नहीं कर सकता, इसलिए इसकी भी कुछ लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म वगैरह जैसे जो प्लांट होते हैं उसमें तो रूट प्रेशर क्रिएट ही नहीं होता है, तो वहां पर एसेंट ऑफ सैप जो है वो किस मैकेनिज्म से होगा वो ये थ्योरी शो नहीं करती है। तो उसको समझाने के लिए बाद में एक तीसरी थ्योरी जो है वो दी गई, जिसे कहा जाता है फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो कोई भी वाइटल फोर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है प्लांट में,
वो एसेंट ऑफ सैप में अपना रोल ही नहीं निभाता है। सारा का सारा रोल या उसके लिए जो भी प्रेशर या फोर्स जो क्रिएट होगा वो किसके थ्रू होगा? फिजिकल फोर्सेज के थ्रू होगा। फिजिकल फोर्स जो नॉर्मली प्लांट से बाहर भी काम करते हैं उनके थ्रू ये होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है दी गई है वो है डिक्सन एंड जोली की थ्योरी। डिक्सन और जोली ने अपनी जो थ्योरी दी है उसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी इसको कहा जाता है या फिर इसे कोहेसन टेंशन थ्योरी जो है वो भी इसे कहा जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेसन पुल थ्योरी जो है वो मेनली यदि देखा जाए तो दो फिजिकल फोर्स जो है या दो फिजिकल फैक्टर जो है उनके ऊपर अप्लाई होती है। एक है ट्रांसपिरेशन के कारण से उत्पन्न होने वाला पुल प्रेशर जो है उस पर है, और दूसरा जो है कोहेसन टेंशन उस पर। तो इसमें ये ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेसन टेंशन जो है वो कौन से फैक्टर है उनको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सीधी सी चीज जो है वो हम ध्यान में रखें, ये दोनों जो है वो फिजिकल फोर्स हैं। अब इनमें कोहेसन फोर्स जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये कोहेसन फोर्स जो है वो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में कई जो एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर ये जो है उसको हम शो कर सकते हैं। इसे कोहेसन प्रेशर को, कोहेसन प्रेशर एक स्पेशल प्रेशर है। वाटर मॉलिक्यूल्स की ये नेचर होती है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और इनमें ये जो अट्रैक्शन है वही क्या कहलाता है? कोहेसन कहलाता है। और इसके कारण से जो फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर प्रेशर क्रिएट करता है वही क्या है? कोहेसन प्रेशर कहलाता है। अब इसको हम देख सकते हैं जैसे गिलास में, एक कांच का गिलास जैसे हमने ले लिया, उसके अंदर हम पानी भरते हैं तो नॉर्मली जो है वो इसके किनारे जो है यहाँ तक ही पानी आना चाहिए, लेकिन कई बार इससे ऊपर उठा हुआ भी रहता है इसका लेवल। ये जो ऊपर उठा हुआ लेवल है वो इसको किसको शो करता है? वाटर में मिलने वाला वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसन है उसको। क्योंकि ये पानी बाहर क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इनको अट्रैक्ट कर रखा है। एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है और वही क्या है? कोहेसन फोर्स से कहलाता है। अब इसको हम देख सकते हैं जैसे मान ले एक दूसरे एग्जांपल से, जैसे मान ले पानी है, उस पानी में हम पाइप डालते हैं और पाइप डालने के बाद में ये पानी हमें बाहर निकालना है तो हम मुंह में हवा भर के फिर हवा को खींचते हैं तो उसके कारण से इस पाइप से पानी आना शुरू हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर जो है वो क्रिएट किया हवा को खींचकर, तो इसमें जो हवा थी वो तो क्या हो गई? खाली हो गई, और यहाँ प्रेशर कम होने से वाटर जो है वो इसके अंदर चढ़ गया और फिर वो बाहर आने लगा। अब हम खींच रहे हैं तो पानी आ गया, सीधा सा मान लिया कि हमने पानी को खींचा है इसलिए आ गया, लेकिन अब इसको छोड़ दें तो भी वाटर का फ्लो जो है वो लगातार बना रहेगा। अब उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है वो नीचे की ओर आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, लेकिन यहाँ ऊपर क्यों चल रहा है? उसका कारण कोहेसन प्रेशर है। क्योंकि यहाँ पर वाटर का पूरा एक कॉलम बन गया, और वाटर का पूरा एक कॉलम बन गया तो जो वाटर बाहर निकल रहा है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो जस्ट अपने पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनको खींच रहे हैं, और इसके कारण से एक पूरा खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ जो वाटर है वो पीछे वाले वाटर को खींच रहा है, यहाँ जो वाटर है वो पीछे वाले को, और इस तरह से यहाँ पर जो लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टंकी में जो पानी है उसको खींच रहे हैं। इस कारण से इनका एक प्रेशर बना हुआ है। अब इसको और ज्यादा समझने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए हम एक और चीज देखते हैं, इस पाइप को बाहर निकाल दें फिर अंदर डाल दें वापस, तो पानी का फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। कारण हमने वाटर का जो कॉलम था जिसके कारण से उनके बीच में कोहेसन टेंशन प्रेशर काम कर रहा था, उस कॉलम को हमने तोड़ दिया, बीच में हवा आ गई, बीच में एयर आ गई, और उसके कारण से वाटर का फ्लो जो है वो रुक जाता है। मोटर जो है वो नॉर्मली नीचे से पानी उठा लेती है जब कॉलम बना रहे, लेकिन बीच में एयर आ जाती है, हम कहते हैं कि मोटर में एयर आ गई, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं तो वाटर का एक कॉलम बनाते हैं। वाटर का कॉलम बनाते हैं तो मोटर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसके साथ साथ में कोहेसन टेंशन प्रेशर जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा, और वो मोटर को सहारा देगा जिसके कारण से वो पानी को ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ा सके और ज्यादा आसानी से चढ़ा सके, उसका प्रेशर जो है वो वहां पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर ये कोहेसन प्रेशर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में फिजिकली काम करता है। फिजिकल एग्जांपल हमने ये पढ़े हैं। यही चीज जो है वो काम करती है कहाँ पर? एक प्लांट में।
एक प्लांट में जैसे ये यहाँ पर ये पाइप है, वैसे ही प्लांट में पाइप का काम करते हैं कौन है? जाइलम वेसल्स। जाइलम में वेसल जो है वो नीचे रूट से लेकर ऊपर शूट सिस्टम यानी स्टेम, ब्रांच और फिर लीफ की जो वेन्स होती हैं वहां तक पूरी फैली हुई रहती है, और लास्ट में इनके जो मार्जिन हैं, ये लीफ के जो मार्जिन होते हैं वहां पर जाकर ये खत्म होती हैं। यहाँ लीफ मार्जिन है, यहाँ ये खत्म हो रही हैं, यूं मान सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कारण से ये जो जाइलम की वेसल्स हैं इनमें वाटर हमेशा भरा हुआ रहता है, तो इसके कारण से वाटर का एक पूरा कंटिन्यूअस कॉलम जो है वो बन जाता है। कहाँ पर है? जाइलम वेसल्स में। अब इसके बाद में एक डिफ्यूजन के कारण से एक प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में होती रहती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। रूट का जो टिप पार्ट होता है या रूट के जो मार्जिन होते हैं वहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपिरेट होते रहते हैं या ट्रांसपिरेशन यहाँ होता रहता है। इसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते रहते हैं वेपर के रूप में। लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपिरेशन के कारण से बाहर निकल रहे हैं या ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? ये बाहर निकलने वाला वाटर मॉलिक्यूल अपने पीछे इस वेन में जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर खिंचाव उत्पन्न करेगा और इसको ऊपर खींचेगा। तो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल था वो तो बाहर निकल गया, और इसके पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल था उसने इसकी जगह ले ली, ये यहाँ गया। अब इसके पीछे जो है वो यहाँ गया। इस तरह से एक प्रेशर जो है वो लगातार नीचे से ऊपर की ओर क्रिएट हो जाता है। एसेंट ऑफ शेप होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक नेगेटिव प्रेशर है। तो एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है किसके कारण से? ट्रांसपिरेशन और कोहेशन प्रेशर दोनों के मिले जुले प्रभाव के कारण से। और उस कारण से जो वाटर बाहर निकलता है वही वाटर क्या करता है? पीछे जाइलम में जो वाटर कॉलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऊपर की ओर चढ़ाता रहता है, और उसके कारण से क्या होता है? ये वो लगातार ऊपर चढ़ जाता है। तो इसमें हम देखें तो इसके जो मेन पोस्टुलेट मिलते हैं या मेन पॉइंट जो इसके अंदर आते हैं, उसमें पहली चीज ये कि प्लांट जो है उनमें जो जाइलम है, जाइलम की वेसल्स हैं, उनमें वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम मिलता है, और वही कंटिन्यूअस कॉलम जो है वो लगातार बना हुआ रहता है, उसमें कहीं पर भी एयर वगैरह नहीं मिलती। इसके बाद में ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन के कारण से जो वाटर मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी लीफ सरफेस से बाहर निकलते हैं, वो अपने पीछे की तरफ स्थित जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करते हैं? उनको पुल करते हैं, उनको ऊपर की ओर खींचते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण से वहां पर एक ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो क्रिएट हो जाता है। और ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो नीचे की तरफ पूरा का पूरा पहुंच जाता है या एक्टिव हो जाता है। कहां पर? इस पूरे वाटर कॉलम में। और इसके कारण से नीचे लास्ट तक ये पहुंच जाता है, रूट तक, और रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। यही क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। और इसमें पूरी तरह से जो फिजिकल फोर्स हैं, कोहेशन, प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, पुल, यही काम करते हैं एसेंट ऑफ शेप का, या यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेंट ऑफ ए शेप के लिए या रसारोहण के लिए। और इस थ्योरी के पक्ष में जो सबसे मजबूत बात जाती है, जो इसको क्या करती है? सबसे ज्यादा मान्य इसको बनाती है, सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी जो है वो यही है वर्तमान में डिक्सन जोली की ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। वो ये है कि ट्रांसपिरेशन जब ज्यादा होता है तो एसेंट ऑफ शेप जो है वह भी ज्यादा होता है, और उसी ट्रांसपिरेशन पुल के कारण से जो वाटर ऊपर की ओर चढ़ता है वो पीछे रूट तक भी अप्लाई होता है, और उसी के कारण से पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का कारण भी यही है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन का। और एसेंट ऑफ शेप का कारण जो है वो भी क्या है? ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो है वही होती है। तो इस तरह से ये लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा, जिससे एसेंट ऑफ शेप हो जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट जो है वो हमने इनके अंदर पढ़ा आज की क्लास में। इसके साथ ही अपना ये आज का जो चैप्टर है, 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आगे फिर एक छोटा सा चैप्टर और है, 7th चैप्टर, जिसमें हम ये ट्रांसपिरेशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद।